हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैक एंड वेलकम टू मुकेश मैक यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये मीट एक्सपर्ट्स इस सीरीज का 3rd एपिसोड। और आज हमारे साथ में है प्रतीक धवन सर, जो कि डायरेक्टर और फाउंडर है दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी के। आपने बहुत बार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं ना कहीं तो दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी का ऐड तो देखा ही होगा। तो उन्हीं के जो फाउंडर है प्रतीक सर, उनसे आज हम बात करने वाले हैं। सो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग सीखा है वो आउट ऑफ इंडिया से सीखा है। वहाँ पे उनका जो जर्नी रहा, उनके बाद में उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया। उसके बाद में वो इंडिया है, यहाँ पे उन्होंने अपना एक खुद का फोटोग्राफी कॉलेज स्टार्ट किया। तो इनका ये जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा अलग है। उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो ओपिनियन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है दूसरे फोटोग्राफर से। सो आज का ये जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। सो वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सर, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आपके करियर के बारे में। जैसे कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, मतलब एकदम ज़ीरो से लेकर। जैसे कि हर किसी के पहले माइंड में आता है, या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग होता है, फिर उसके बाद में माइंड में आता है कि फ़ोटोग्राफी करनी है। तो आपका इसके रिलेटेड जर्नी कैसी रही, मतलब एकदम स्टार्ट से? इसकी जर्नी तो वैसे मेरी अभी भी चल ही रही है, स्टिल एक्सप्लोरिंग। बाकी स्टार्ट कैसे है वो स्टार्ट, आई गेस इट ऑलवेज स्टार्ट विद द हॉबी। जैसे हर किसी की हॉबी होती है, तो ऐसी मेरी भी हॉबी थी फोटोज, लाइक टू टेक फोटोज एंड ऑल। सो इवन आफ्टर 12th मैंने भी बोला मुझे फोटोग्राफी करनी है। उन्होंने कहा पागल है, क्या करेगा, शादी में जाके फ़ोटो क्लिक करेगा। तो आई डिडंट गेट अ चांस, तो मुझे नहीं करने को मिला। बट स्टिल सो आई स्टडीड डिफरेंट थिंग। अदरवाइज इफ यू सी बाय डिग्री देन आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। आई हैव डन मास्टर्स इन बायोसाइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। बट हॉबी को मैंने हमेशा अपना एक्टिव रखा। तो साथ साथ तो लाइक 12th के बाद फिर मैं यूके चला गया। सो आई हैव स्टडीड इन लंदन फॉर नियरली 8 years। तो वहाँ पर फिर मैंने अपने सो आई डिड डिफरेंट डिग्रीज। मैं कनाडा भी गया, वहाँ भी मैंने कुछ पढ़ाई करी। बट स्टार्ट जो मेरी हॉबी थी उसको मैं पार्ट टाइम करता रहा। तो वहीं पर ही मैंने एक कॉलेज और ज्वाइन किया, जहाँ से मैंने अपनी फोटोग्राफी की क्लासेस भी मैंने साथ ही साथ जाते ही द डे आई लैंडेड नेक्स्ट वीक आई वाज इन फोटोग्राफी कॉलेज ऑल्सो। सो इन डे टाइम आई यूज्ड टू गो टू माई यूनिवर्सिटी एंड शाम को मैं इवनिंग कॉलेज जाता था फोटोग्राफी कॉलेज। दोनों एक ही टाइम पे बैलेंस कर रहे थे? दोनों एक ही टाइम पे, यस। So day college मेरा यूनिवर्सिटी थी where I was doing my other courses like my professional degree, and in evening I used to learn photography from in evening college. Okay, तो वहाँ पर मैंने 6 months का आर्ट फोटोग्राफी करी because that time there was no digital was not there that time. The time I'm talking about. So that time I learned how to process monochrome black and white photos in a dark room. तो वहाँ पर जो मैंने mainly सीखा it was all about editing, like processing. Yes. That how to shoot art photography. तो जो मेरा कोर्स था वो आर्ट के अंदर था। फिर धीरे धीरे I started doing fashion also. I learned lighting. I worked with different people. वहीं पे आउट ऑफ इंडिया? वहीं पर, yes, in London only. तो वहाँ पे आप सीखने के बाद में एज अ वर्क, मतलब सिर्फ अपने हॉबी के लिए करते थे या कमर्शियल भी आप स्टार्ट कर दिया? Initially I would say for 3 years I was doing only for hobby. Yes. सीखने के बाद में भी? सीखने के बाद में भी, yes. For 3 years I was doing only for hobby. But after 3 years, I got a opportunity to get something in a paid work also, you can say. 2 years, not but really. वो आपका मोटिव था ही नहीं, अर्निंग के लिए मोटिव था ही नहीं? It was just something that was made me happy. मेरा अर्निंग का मोटिव कभी होता ही नहीं, मुझे तो सिर्फ खुश रहना है, पैसा अपना बात है। हाँ, तो अभी मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि स्टार्ट में ही अर्निंग का मोटिव लेके स्टार्ट करते थे, वहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते। तो वहाँ से किसके अंदर फोकस ज़्यादा था, मतलब कमर्शियल के अंदर, वेडिंग्स के अंदर, ये सब? That time when I was learning, when I was exploring myself, उस टाइम के अंदर जो मेरा मेन जो मैं चीज़ enjoy कर रहा था, I was enjoying fashion. Okay. तो मैं फैशन के अंदर मैं काफ़ी काम कर रहा था। एंड देन आई वाज वर्किंग इन नाइट क्लब्स ऑल्सो। नाइट क्लब्स के अंदर जो मेरा काम था, इट वाज नॉट लाइक समथिंग एल्स। मेरा जो काम था वो था नाइट क्लब्स के अंदर फोटोग्राफी करना, इवेंट्स के अंदर फोटोग्राफी करना। सो आई वाज वर्क, आई गॉट अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन, मे बी इन माय सेकंड ईयर और इन थर्ड ईयर ओनली। I got an opportunity to work in some very big company called Picturepal. So that company used to send photographers to night clubs. तो night clubs के अंदर भी आपको फोटोज क्लिक करनी होती थी। And then you have to go to events also, जैसे sunburn हो गया, इस टाइप के events होते थे वहाँ पर। So in these events I was taking photos and I was leading a team of 5 to 6 people. तो वहाँ पे बट आप अपने मेन एजुकेशन के लिए गए थे, उसके साथ साथ में ये कर रहे थे, तो वो आपके पार्ट टाइम सी हर कोई पार्ट टाइम करता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, इफ समवन इज गोइंग टू सपोर्ट देयर सेल्फ, राइट, टू सपोर्ट अपने आप को, उसके तो वो आपके घर वालों से पॉकेट मनी ना मांगनी पड़े बहुत ज़्यादा आपको, तो फिर भी चलो आने छोटी मोटी तो आएगी, बट स्टिल एज अ पॉकेट मनी एवरीवन इज अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम।
तो पार्ट टाइम के लिए कोई मैकडोनल्ड्स में काम करेगा, पिज़्ज़ा हट में काम करेगा, कोई स्टोर में काम करेगा. एंड फॉर द सेम पार्ट टाइम आई वाज डूइंग फोटोग्राफी असाइनमेंट्स. ओके. तो सर इसके बाद में फिर आपका कॉलेज रिलेटेड आइडियाज़ कैसा आया, मतलब माइंड में कैसा आया कि कॉलेज स्टार्ट करते हैं, या फिर कॉलेज का आइडिया ऐसा है जैसे मैंने कहा कि आई वाज इन यूके एंड आई वाज स्टडीइंग देयर एंड आई डिड ऑल दिस थिंग्स. तो आई गेन गुड नॉलेज, आई स्टार्टेड शूटिंग देयर. तो मैंने कई सारे इवेंट्स करे वहाँ पर और काफ़ी सारे शूट्स करे, फैशन के अंदर भी, फिल्म मेकिंग के अंदर भी. देन इट हैपेंड देन आई वाज इन इंडिया ऑन हॉलीडेज एक बार. तो मेरा मूड था अभी भी भाई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ था ही कि यार सीखना है और सीखना है और सीखना है. आई वांट टू लर्न मोर बट स्टिल आई डिडंट गेट अ चांस. तो मैंने वहीं पर ही, देयर वाज सम फ्रेंड आई हैड वन हु वाज स्टडीइंग इन यूएल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन के अंदर वो पढ़ रहा था. आई मेट हिम इन लंदन फैशन वीक. सो आई वाज शूटिंग फॉर लंदन फैशन वीक. तो वहीं पर ही आई मेट सम गाय, ही वाज सम कोरियन गाय हु वाज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन. तो वहीं से हमारी जान पहचान हुई. देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. देन वी बोथ स्टार्टेड टीचिंग टुगेदर. ओके. तो वहीं पर ही मैंने और एक मेरे कोरियन फ्रेंड ने, सो वी स्टार्टेड टेकिंग सम क्लासेस टुगेदर वहीं पर ही, वहीं पे लंदन में यूके के अंदर. सो वी यूज्ड टू पुट एड्स ऑनलाइन. हाँ. एंड देन उसके कॉलेज का स्टूडियो होता था. सो देयर ही यूज्ड टू लाइक वी यूज्ड टू टीच इंडोर लाइटिंग इन द स्टूडियो. और मुझे स्टूडियो की लाइटिंग उस टाइम पे ज़्यादा नहीं आती थी बिकॉज आई यूज्ड टू शूट मेनली आउटडोर्स. ओके. मैं लोकेशन लाइटिंग करता था ज़्यादातर. तो वी डिज़ाइंड अ स्मॉल कोर्स जिसके अंदर हम स्टूडियो का बेसिक बताएंगे उनको वहाँ पर, और मैं आउटडोर लाइटिंग का कुछ सिखाऊंगा. तो हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कोर्स निकाला जिसके अंदर 4 क्लासेस होती थी सिर्फ फुल डे की, लाइक 2 days 2 वीकेंड्स बेसिकली, सैटरडे संडे. सो इट वाज 2 week कोर्स. तो फुल डे हम उनके साथ स्पेंड करते थे, 2 days इन स्टूडियो एंड 2 days आउटडोर्स. So this is how we started one course and then I came back to India and then I thought okay, because India के अंदर there was no, I felt कि कोई अच्छा कॉलेज नहीं है. I still wanted to learn. I was doing it but I still wanted to learn कि और क्या है. तो मुझे कुछ भी ढंग का नहीं मिला. Then I thought okay, there are not many options. Then I went back. Then somewhere in my head I thought कि when I move back to India then I want to start a college जो इंडिया का बेस्ट फोटोग्राफी कॉलेज हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स को और बच्चों को सीखने के लिए बेस्ट कंटेंट मिले, बेस्ट नॉलेज मिले, बेस्ट इक्विपमेंट से उनको खेलने को मिले. सो दिस इज़ दी हाउ द आइडिया केम. सो देयर वाज नो बिग इश्यूज नहीं थे उसमें कोई. सो वी स्टार्टेड विद 2 floors. तो जैसे जैसे और ज़्यादा भीड़ होने लगी, जैसे जैसे ज़्यादा बच्चे आने लगे, मोर स्टूडेंट्स स्टार्टेड कमिंग, क्योंकि यहाँ से ग्रेजुएट होके जाएंगे बच्चे, पढ़ के जाएंगे. देन दे विल देयर फ्रेंड्स देयर फैमिली विल ऑल्सो कम. जैसे करके जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, सो मे बी आफ्टर 3 years आई स्टार्टेड मेकिंग 2 more floors. तो हमने 2 floor और बनाई. वहाँ पर हमने ऑडिटोरियम बनाया. अब हमारे पास एक्सपैंड होने के लिए वी आर स्टिल एक्सपेंडिंग. नाउ वी हैव 3 studios जस्ट हेयर इन दिस एरिया ओनली. अब एक स्टूडियो हमारे पास यहाँ पर है, एक स्टूडियो नेक्स्ट है. आफ्टर 2 buildings वी हैव अनदर स्टूडियो फॉर फिल्म मेकिंग. नाउ वी हैव वन मोर कैंपस इन शिमला. वी हैव अनदर ह्यूज स्टूडियो इन शिमला. बिकॉज प्रैक्टिकल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है. यस, प्रैक्टिकल्स, क्योंकि थ्योरी सीखनी हो तो बंदा ऑनलाइन सीख लेता है, बट प्रैक्टिकल्स जो हैं वो उनको सीखने हैं प्रैक्टिकली विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. दिस इज ऑल फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट. फोटोग्राफी अगर कोई भी कर रहा है तो उसको किन किन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रैक्टिस हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट हो सकता है. किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम फोटोग्राफी में अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखो, स्किल्स तो ऐसी चीज़ है जो एक लाइफ टाइम, अगर मैं आप बोलूँ कि मुझे सब कुछ आता है देन इट्स नॉट रियलिटी. क्यों, टेक्नोलॉजी जिस स्पीड पे बढ़ रही है, तो स्किल्स तो ऐसी चीज़ हैं जो आपको हमेशा से ही आपको अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा. बाकी प्रैक्टिस तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा से आपको उस करती ही रहनी है. पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है एक फोटोग्राफर की लाइफ में जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना लिया वो पोर्टफोलियो और आप उसको सारी ज़िंदगी दिखाते रहो. नो, पोर्टफोलियो आपका रोज़ चेंज हो रहा है. एवरी डे यू आर डूइंग अ न्यू वर्क. तो रोज़ का जो आपका बेस्ट काम है वो आपने पोर्टफोलियो में दिखाना है. और कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप पहले बेस्ट काम करते थे, अब आपका काम बेकार हो चुका है. तो आपने अपने आप को इम्प्रूव ही करना है. पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम अपडेट करते ही रहना है. पोर्टफोलियो तो आपका रोज़ अपडेट होना चाहिए. लाइक एवरी डे जो भी आपने न्यू काम करा उसमें से 2-3 शॉट बेस्ट निकाले, अपने पोर्टफोलियो में डाले, जो पुराने हैं वो किए. सो पोर्टफोलियो इज समथिंग व्हाट जो एक फोटोग्राफर की ज़िंदगी में जो एक इम्प्रूव और हमेशा उस पर आपको वर्क करते रहना चाहिए. बाकी यस, प्रैक्टिस सबसे मेन है ही है. प्रैक्टिस करोगे तभी तो ज़्यादा पोर्टफोलियो आएगा, तभी तो आपका पोर्टफोलियो बनेगा.
आप न्यू टेक्नोलॉजी सीख लोगे, न्यू स्किल सीख लोगे, तो भी आपके पास टाइम नहीं है शूट करने के लिए, देन ऑल्सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो प्रैक्टिस इज समथिंग व्हाट यू शुड ऑलवेज डू एंड लर्न न्यू थिंग्स, लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, लर्न न्यू जो भी नई नई चीज़ें हैं, सीख सकते हैं। जो आपको नहीं आता बेसिकली, जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आप सीखो। बाकी कई लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ, डिफरेंट जॉनर्स हैं, अब खाना बनाना है, राइट? अब यूट्यूब पे खाना बनाना सीख रहे हो, यू हैव दोज इंग्रेडिएंट्स। अब आपको पता है यूट्यूब पे आपने चिकन बनाना सीख रहे हो या कुछ वेज बना रहे हो, जो मर्जी बना रहे हो, आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप यूट्यूब में से देख के कुकिंग कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूँ फ्लाइंग का कोर्स है, कोई पायलट बनना हो, किसी को ड्राइविंग सीखनी हो, आप समझ सकते हो बट सीख नहीं सकते। अब इसके अंदर भी अगर हम फोटोग्राफी देखें या फिल्म मेकिंग देखें, आप समझ जाओगे कि ISO में पर्चा शटर स्पीड क्या होता है, बट आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास लाइट्स नहीं है, आपके पास लाइट्स नहीं है फैशन करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ ब्यूटी डिश के अंदर और सॉफ्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है, आप समझ जाओगे, थ्योरेटिकली बता दोगे, बट प्रैक्टिकली उसको फील नहीं कर पाओगे। तो इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट नोइंग अबाउट थिंग्स। वो सिर्फ उसको मतलब सिर्फ ऊपर से इंफॉर्मेशन हो गई, प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। इक्विपमेंट्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अब जो भी करो लाइफ में, स्पेशली जो इस टाइप की जो चीज़ें हो गई, उसमें आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके सर, तो अभी इस आपके करियर में ऐसा भी फेज़ आएगा ना जहाँ पे जाके चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती। मैक्सिमम अभी के फोटोग्राफर्स को ये ज़्यादा दिक्कत आती है कि एक क्लाइंट पे जाने के बाद में मतलब क्लाइंट इतने ज़्यादा आने लगते हैं कि उसको मतलब आधे क्लाइंट्स रिटर्न भी चले जाते हैं, या फिर टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर क्लाइंट मैनेजमेंट वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपने क्या किया था? ऐसा तो वैसे नहीं फेस हुआ कि कोई चीज़ नहीं मैनेज हुई। अगर मैनेज हो रही है देन दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर जो चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है आप उसी को, लेट्स सपोज इफ I started, now I started with a team of 3 people. Yes. Now we are 50 people working in this organization. So yes, जैसे जैसे आपका the way you are doing it, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने जो रोल्स हैं, जो आपको ड्यूटीज़ हैं, वो आपको डिवाइड करने हैं। आपको अच्छा एक मैनेजर तो आपको बननी है। इफ यू से कि सारा कुछ मैं ही करूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। यस, वो तो आपको अपने वर्क को आपको डिवाइड करना होगा। आपको सारा कुछ बेस्ट टीम, आपको वही जैसा अपने का टीम, बेस्ट टीम हमें चाहिए, नॉट जस्ट टीम। यू हैव टू फाइंड अ बेस्ट टीम टू डू दी क्वालिटी ऑफ वर्क। मुझे क्वालिटी चाहिए। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे हमारी टीम बनती जाएगी, टीम बढ़ती भी जाएगी, टीम आती रहेगी, जाती रहेगी। दिस इज लाइक व्हाट द टीम इज। ऐसा नहीं है कि एक टीम के अंदर आपने ले लिया तो वो परमानेंट आपका वहीं रहेगा। हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद मे बी दैट पर्सन विल गेट बोर्ड और ही विल फाइंड सम अदर अपॉर्चुनिटी, और दैट पर्सन कैन ऑल्सो लीव। सो आपको किसी पर डिपेंडेंट ना भी नहीं होना बहुत ज़्यादा, बट यस यू हैव टू वर्क मस्ट गो ऑन बेसिकली। तो सर अभी इन सारी चीज़ों के अंदर, जैसे कि अभी इंडिया में भी बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं, तो जैसे कि देखा जाए तो अभी कंट्री चेंज होती है, वैसे कल्चर या फिर उनके जो मेथड्स हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो अभी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर आपके ओपिनियन के हिसाब से आउट ऑफ इंडिया जो भी फोटोग्राफर्स हैं, हाँ, उनके प्रोसेस में और इंडियन जो भी फोटोग्राफर्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है मेनली? मतलब वो किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और हमारे अंदर, और उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी उनसे बेटर है, या फिर ऐसे भी कुछ चीज़ें रहेगी जो हम उनसे ले सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो अगर देखा जाए, चाहे कोई भी कंट्री अगर आप देख लो आज की डेट में, लाइक वेदर यू आर शूटिंग इन अमेरिका और इन UK और इन इंडिया, लाइक दीज डेज जो इक्विपमेंट्स हैं वो सेम ही है। ओके, तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सपोज करो ये कैमरा पड़ा है A7R4, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर लोग A7R4 यूज़ कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर A7R8 चल रहा है, कि टेक्नोलॉजी वहाँ की हमसे एडवांस्ड है। नहीं है, सेम टेक्नोलॉजी है। अगर एक कैमरा सोनी A7 IV लॉन्च कर रही है, अब A7R5 भी लॉन्च हुआ है जैसे रिसेंटली, तो 15 दिन नहीं तो महीने बाद आप कह लो, अगर वो US में लॉन्च होगा तो महीने बाद इंडिया में भी लॉन्च हो ही जाएगा। सो राइट नाउ वी आर ऑन सेम स्केल। और जो इंडिया की जो फोटोग्राफी, जो फिल्म मेकिंग की जो इंडस्ट्री है, वो भी बहुत अच्छी है और बहुत बिग है। तो आज की डेट में ये है कि बाहर इट्स मोर एक्सपेंसिव। लाइक जो हमारी फोटोग्राफी जो सर्विसेज हैं, अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो इन फॉरेन कंट्रीज दैट काइंड ऑफ सर्विसेज इज मोर एक्सपेंसिव देन व्हेन यू कंपेयर इट टू इंडिया। इंडिया के अंदर वही सर्विसेज हमारी थोड़ी सी
सस्ती हैं, और ऊपर से ये है कि हमारे पास इंडिया के अंदर मैन पावर की कमी नहीं है, राइट? इन इंडिया वी डोंट हैव अ लैक ऑफ मैन पावर, सो वी कैन टेक मोर हेल्प, वी कैन टेक अ बिगर टीम। मैन पावर इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वहाँ पर एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है वहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर के बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, स्पेशली जो इंडियंस हो गए और एशियंस फोटोग्राफर हो गए या इंटरनेशनल भी अगर आप देखो, दे विल शूट देयर, और वो अपना पोस्ट प्रोसेसिंग का जो उनका काम है, जो उनका वर्कलोड है, दैट इज़ बीइंग हैंडल्ड इन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। अच्छा, जो उनका हब है, एडिटिंग हब उनका इंडिया ही है अभी भी। हाँ, मतलब वहाँ के जो फोटोग्राफर्स है वो अभी भी मैक्सिमम अपना जो पोस्ट प्रोसेसिंग का मैक्सिमम नहीं, कई तो खुद करते हैं, वहाँ के अपने भी हैं जो होलसेल में करते हैं, वो अपना काम एडिट करने के लिए इंडिया भेजेंगे कि भाई एडिटिंग इंडिया से करा लेते हैं, सस्ती हो जाएगी, 20% में हो जाएगी। और यहाँ के जो 20% में कर रहे हैं वो खुश हो जाएंगे, यार हमें तो 4 गुना पैसे मिल गए। सो मैन पावर इज वेरी एक्सपेंसिव देयर। तो यूके के अंदर या अमेरिका के अंदर एडिटिंग मैन पावर मीन्स शूटिंग करने से लेकर के एंड रिजल्ट तक सब कुछ महंगा है। मैन पावर सबसे महंगी चीज़ ही वहाँ पर मैन पावर है। मैन पावर महंगी है वहाँ पे। देख यहाँ पर अगर हम कोई सैलरी अगर होती है किसी, तो यहाँ पर हमारी सैलरी होती है मंथली, बट देयर इट्स आवरली। वहाँ पर हमारी सैलरी आवरली काउंट होगी, स्पेशली इन फ्रीलांसिंग। वहाँ पे सब मतलब कोई भी काम हो, कमर्शियली मोस्टली कोई भी काम हो वो आवर बेस पे होएगा, तो आपको घंटे के हिसाब से पैसे लगेंगे। अगर कोई एडिटिंग कर रहा है, आपको शूट हो या एडिटिंग हो, कुछ भी हो, शूट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बेस भी चलता है, बट नॉर्मली घंटे के हिसाब से। एडिटिंग के लिए मैक्सिमम मुझे लगता है आवर बेसिस पे, नॉर्मली घंटे के हिसाब से। आप कई सारे फोटोग्राफर है, बोलेंगे कितने घंटे के लिए चाहिए, आई विल चार्ज 40 पाउंड्स पर आवर, 50 पाउंड्स पर आवर, 60 पाउंड्स पर आवर, वो पर आवर के हिसाब से चला जाएगा। तो सर हमारा नेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से कि कैनन, निकॉन और सोनी, जैसे कि ये 3 ब्रांड के बारे में हम बात करें, तो इंडिया के अंदर मतलब अभी भी मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने भी चाहे वीडियोस देख लो यूट्यूब पे या फिर किसी से भी सजेशन ले लो, सबके हर एक किसी का सजेशन तो अलग ही होगा। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों ब्रांड्स के अंदर मेन चीज़ क्या डिफरेंस है, मतलब एक्चुअली क्या डिफरेंस हम बोल सकते हैं? मेन चीज़ स्पेलिंग इज मेन डिफरेंस। देखो मेन डिफरेंस अगर देखा जाए देन दे आर ऑल जापानीज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? चाहे सोनी हो, चाहे निकॉन हो, चाहे कैनन हो, दे आर ऑल जापानीज टेक्नोलॉजीज, और तीनों ही ठीक है। इट्स अ पर्सनल चॉइस बेसिकली। ये ऐसा ही है जैसे कंपैरिजन सोनी, निकॉन और कैनन का ऐसा ही है जैसे मर्सिडीज, BMW और ऑडी की फाइट है। तीनों ही जर्मन है, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस। ये हार्डकोर अपनी पर्सनल चॉइस के अंदर ही होता है। अब सपोज करो अगर कोई निकॉन वाला है, राइट, इफ समवन इज निकॉन यूजर एंड वो निकॉन ही यूज़ कर रहा है, उसके पास निकॉन के ही लेंसेज हैं और वो चाहता है कि भाई मेरे को अच्छे से यूज़ करना आता है, देन दे विल गो फॉर निकॉन वाला मोस्ट चांसेस हैं कि वो उसी में जाएगा अगर वो बहुत सालों से यूज़ कर रहा है। तो कई बार होता है यस, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, इफ समवन इज वांट टू चेंज और समथिंग, वो भी पॉसिबल है। बाकी ब्रांड्स के ऊपर देखना तो इट्स लाइक पर्सनल चॉइस। बट अगर आज की डेट में देखा जाए देन सोनी थोड़ा सा लीड इसलिए कर रहा है बिकॉज सोनी इज़ द फर्स्ट वन टू केम इनटू मिररलेस कैमराज, स्पेशली इन फुल फ्रेम टेक्नोलॉजी। तो इसकी जो शुरुआत है वो सोनी ने ही करी, तो सोनी ने एक अच्छी मार्केट जो थी वो कैप्चर कर ली। तो कई सारे निकॉन यूजर्स भी थे, इंक्लूडिंग मी आई वुड से। ना मैं भी हार्डकोर निकॉन यूज़र था, मेरे पास 8 निकॉन के कैमरे, आई वाज यूजिंग D4, बट उसके बाद से मैं लाइका यूज़ कर रहा हूँ पर्सनल अपने यूज़ के लिए। आई एम यूजिंग मेन लाइका। मैं तो सारा कुछ यूज़ करता हूँ वैसे, बट स्टिल अगर देखा जाए तो हमारे कॉलेज के अंदर भी ज़्यादा निकॉन चल रहे थे। वी वर टीचिंग एवरीथिंग ऑन निकॉन, वी हैव 6 to 7 निकॉन कैमराज है। तो बहुत सारे कैमराज थे हमारे पास, D4, 850, 810, 750। पढ़ाने के लिए जो हम यूज़ कर रहे थे, वी वर यूजिंग निकॉन कैमराज एट द टाइम ऑफ DSLR। बट फिर मिररलेस टेक्नोलॉजी आई, हमें भी अपने आप को अपडेट करना था। निकॉन मिररलेस के अंदर सोनी वॉज लीडिंग। उसके पास उस टाइम पे, आज की डेट में तो उस टाइम पे सोनी के पास सबसे ज़्यादा लेंसेज के ऑप्शंस थी। When I went to mirrorless, when I shifted from mirrorless, that time Nikon and Canon did not have many options available in lenses, but Sony के पास ज़्यादा options थे, तो मैंने Sony लिया। I made my kit in Sony। तो आज की डेट में मेरे पास जो कैमराज हैं यहाँ पर कॉलेज के लिए, we are using A1, A7, R4, FX3, ACE, और कुछ सिनेमा कैमराज भी हैं हमारे पास, FS7। तो काफ़ी सारे, और सोनी के बहुत सारी बिग लाइनअप है लेंसेज का। तो अब क्या है, एक इकोसिस्टम हो गया। अब मेरे पास 4 बॉडीज़ हैं सोनी की, FX बॉडीज़ ऑल फुल फ्रेम,
और हमारे पास 20 लेंसेज हैं सोनी के। Okay. अब हमारे 20 लेंसेज के 20 लेंसेज हम कोई भी कैमरा पे कोई भी बॉडी पे लगाएं तो मेरे लेंसेज का यूज़ ज़्यादा होगा। यस, तो इसलिए मैंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। अब ऐसा नहीं कर सकता ना मैं, यार एक कैमरा मैंने सोनी का ले लिया फिर मुझे सोनी के भी सारे लेंसेज लूँ, कैनन कर लूँगा तो कैनन के भी लेंसेज लूँ, ताकि मेरे लेंसेज ज़्यादा यूज़ हों। बाकी इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आपको फ़ोटोज़ पसंद है या आपको वीडियोज़ पसंद है। आप जब भी अपना कैमरा चूज़ करो वो फ़ोटोज़ के हिसाब से चाहिए या आपको वीडियोज़, आपको रोल क्या है आपका, आपको फैशन पे शूट करना है, आपको स्टूडियो में कमर्शियल वर्क है तो आपको ज़्यादा मेगापिक्सल चाहिए, आपको लो लाइट में शूट करना है तो आपको ज़्यादा मेगापिक्सल नहीं चाहिए, आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी चाहिए। किसी को वाइल्ड लाइफ शूट करना है तो उसको डबल बैटरी बैक चाहिए, कम से कम बड़ी बैटरी हो उसके पास। किसी को वाइल्ड लाइफ शूट करना है एक्स्ट्रा बैटरी की पावर हो उसके पास। फोकसिंग कितनी फास्ट है उसकी स्पोर्ट्स के अंदर या वाइल्ड लाइफ के अंदर, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी मैटर करती हैं। बाकी पैनासोनिक इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ ऑल्सो इन द फाइट इसके अंदर, वो भी जापानीज ब्रांड है। अब इंडिया में कैसा है, मेनली फोटोग्राफी की अगर बात करें तो मेनली या फिर फैशन आता है, स्टूडियो आता है या फिर वेडिंग्स आता है। तो आउट ऑफ इंडिया या फिर इन इंडिया हम क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं कि और हम किन किन चीज़ों के अंदर ज़्यादा जा सकते हैं? तो अगर अपॉर्चुनिटी देखा जाए, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, बहुत सारे जॉनर्स हैं इसके अंदर। स्ट्रीट भी है, कमर्शियल है, कमर्शियल के अंदर हमारा फैशन भी आएगा। फैशन बहुत मतलब ठीक है, फैशन भी ठीक है, फैशन के अंदर भी है। कमर्शियल के अंदर और क्या आएगा, हमारा फूड आएगा, प्रोडक्ट आएगा, और ये दोनों ही आज की डेट में बहुत दिन है। अभी इंडिया के जो अगर इफ़ यू हैव चेक द रिपोर्ट्स, अभी इंडिया ने जो सेल जो हुई है दिवाली पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट ने जो सेल करी है वो आज तक की हाईएस्ट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। दिवाली पे पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की सेल हुई है इंडिया के अंदर। इट मीन्स पीपल आर गोइंग ऑनलाइन नाउ, और ऑनलाइन अगर लोग जा रहे हैं तो ऑनलाइन की डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऑनलाइन वालों की डिमांड आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फूड, प्रोडक्ट, आज की डेट में बड़े बड़े सब जगह पूरे इंडिया में फ्लैट्स बन रहे हैं। इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर, इसकी बहुत डिमांड है। जितने भी बिल्डर हैं सबको अपने फ्लैट्स के लिए फ्लैट, सबको सब कुछ बेचना है। Yes. कुछ भी बेचना हो उसके लिए पहली चीज़ है अच्छी फ़ोटो, अच्छी वीडियो। Yes. चाहे आपको कुछ भी बेचना हो, अगर कोई भी चीज़ किसी ने ताजमहल बना दिया हो वो नहीं बिक सकता अगर आपकी अच्छी फोटोज़ ना हो, अच्छी वीडियोज़ ना हो। और लोग ये नहीं है कि हर कोई 500 जने उसको देखने आएंगे ना। Yes. सबसे पहले लोग उसको उसकी फोटोज़ या उसकी वीडियोज़ ही देखेंगे। हर चीज़ को बेचने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग के लिए फोटोज और फोटोज एंड वीडियोस सबसे मेन चाहिए, और वो बेस्ट होनी चाहिए। जब से इंस्टाग्राम आया है जो हो रहा है वो सब कुछ सबको दिखना चाहिए। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग भी है, और काइंड ऑफ आप वो भी कह सकते हो कि शो जैसे दिखाना है सब, दिखाना है बस। यस, यू हैव टू शो व्हाट इज हैपनिंग, और वो दिखाने के लिए भी अच्छी फोटोज होनी चाहिए। तो बहुत लोग सर ऐसा बात करते हैं कि जैसे जैसे टाइम जाएगा तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अभी से कि आगे जाके कंपटीशन का हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट ना पड़े? लर्न मोर। अब जैसे सपोज करो पहले क्या होता था हमारे, अगर हम बात करें DSLR वर्सेस मिररलेस, राइट? DSLR और वर्सेस मिररलेस। अब DSLR थोड़ी सी पुरानी है, मिररलेस नई टेक्नोलॉजी है। मिररलेस में सबसे मेन चीज़ क्या है अलग है, उसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ की। मिररलेस की वीडियो कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे DSLR कैमरा से। तो एक नया शिफ्ट आ गया। अब जो फोटोग्राफर्स हैं 5 साल पुराने जो DSLR पे सीखे हुए हैं वो DSLR पे काम करते हैं, चाहे उनके पास 5D, Mark II, Mark III, Mark IV, 1D, 850 सारे ये कैमरास हैं, अच्छे कैमरा हैं। मोस्टली कैनन वाले तो भरे ही पड़े हैं, 5D, Mark IV, Mark III वाले। बट वो भी वीडियोस कर सकते हैं, बट वीडियोस के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाएंगे वो स्लो मोशन FPS नहीं है, हाई फोकसिंग नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं जो मिररलेस में है। तो आज की डेट में अगर कोई फोटोग्राफर को डिमांड करता है, अगर हमारा कैमरे में पावर है फोटोज़ और वीडियोस दोनों चीज़ों को डिलीवर करने की, राइट? हमारा कैमरास इतने स्मार्ट हैं कि वो फोटोज़ और वीडियोस दोनों बना सकते हैं। तो इसी चक्कर के अंदर आज की डेट में क्लाइंट्स भी डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो फोटोज़ और वीडियोस दोनों बना पाए। Yes. वो बोलेंगे मतलब 1 मैन आर्मी। आजकल क्रिकेटमैन बैट्समैन नहीं चाहिए किसी को, बॉलर नहीं चाहिए, सबको ऑलराउंडर चाहिए। तो अगर आप ऑलराउंडर बनोगे तो आप इंडस्ट्री में लंबे टाइम तक टिकोगे। तो सर प्राइस के साथ में कैसे डील कर सकते हैं? जैसे कि अभी मेन प्रॉब्लम भी यही भी आती है कि जैसे हमारा कोई एक पैकेज है या फिर प्राइस है, तो सामने वाले अगर क्लाइंट है उनका बजट लो है तो उनको तो एक्चुअली ये दोनों के बीच का डिफरेंस तो समझ नहीं आता, जो कम पैसा ले रहा है और ज़्यादा ले रहा है।
तो वहाँ पे एग्जैक्टली उनका मतलब मार्केट में जो कम प्राइस में काम कर रहे हैं उनका तो इफेक्ट पड़ता ही है। तो इसको किस तरीके से हमें मतलब हैंडल करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आपको मेरे हिसाब से व्हाट आई फील, यस। मत देखो, अपना काम बेस्ट करो। सपोज करो ये एक इवेंट है जिसका आपने 2 लाख मांगा है, कोई और है जो बोलेगा मैं 1.5 लाख में कर दूंगा, वो बोलेगा नहीं भैया काम भी तो देखो, तो बोलेगा कोई बात नहीं आप उससे करा सकते हो। कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर, राइट? चीज़ का हाँ। तो अगर आपका काम बहुत अच्छा होगा देन पीपल विल कम टू यू बिकॉज ऑफ योर ओन नेम। जो ऑल दी फोटोग्राफर्स आर देयर, राइट नाउ, सबसे पहले वो एक आर्टिस्ट है, यस। जो फोटोग्राफर हैं, जो फ्रीलांसर हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, दे आर ऑल सेकेंडरी। तो सबसे पहले जो एक फोटोग्राफर है वो एक आर्टिस्ट है। तो सबसे पहले एक फोटोग्राफर को आर्टिस्ट बनना चाहिए। आर्टिस्ट का मतलब क्या है? अपने आर्ट पे ध्यान दो। तो सबसे पहले उनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अपने काम को बेस्ट करना चाहिए। बाहर की जो चीज़ें हम उसको वो रोक नहीं secondary सकते। हैं। हाँ, उसको हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सेकेंडरी हैं, ध्यान उस पर भी देना है बट सेकेंडरी। ये नहीं है कि सिर्फ अपना काम बेचने पे लगे रहो और काम है ही नहीं आपके पास कुछ, राइट? यू डोंट हैव एनी गुड वर्क राइट नाउ एंड यू जस्ट वांट टू गेट मोर वर्क। आप एड्स लगा रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो, रेफरेंस मांग रहे हो, लोगों से जान पहचान कर रहे हो। अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। दिस इज आई कैन गिव यू इन रिटर्न। अगर आपका काम अच्छा है, आपने 2 फोटो भी अगर उतार दी मार्केट में, पीपल विल फाइंड यू कि ये किसने शॉट किया, आई वांट टू गेट वर्क डन फ्रॉम दिस पर्सन। तो सबसे पहले अपने काम पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे, बिजनेस जो है, जो इसका मार्केटिंग वाली साइड है, वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। नहीं तो कई लोग होते हैं वो आर वेरी वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस या बात करने में है। देन बहुत बार होता है कि वो लोग किसी के साथ काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको काम को सेल करना नहीं आता। दे आर नॉट वेरी गुड इन सेल्स। तो सेल्स के अंदर होना भी आई वुड से इट्स अ गुड थिंग, बट सबसे मेन चीज़ तो आपका अपना काम बोलना चाहिए। लोग क्लाइंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट उतना ही काम हमें फोटोग्राफर्स के थ्रू भी मिलता है। जैसे कि हमारा अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ में, फिल्म मेकर्स या फिर सिनेमाटोग्राफर्स के साथ में कॉन्टैक्ट, तो उनको थ्रू भी हमें ज़्यादा काम मिलता है। तो ये जो हमारा नेटवर्क है, इसको हम किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं, कि किस तरीके से लोगों से जान पहचान बढ़ा सकते हैं? देखो, ये एक ऐसा नेटवर्क चीज़ बढ़ा है, सकते देखो हैं। नेटवर्किंग ऐसी चीज़ है और ये काम ऐसी चीज़ है, स्पेशली इस इंडस्ट्री का अंदर जो भी जितने भी स्किल सेट वर्क होते हैं, स्किल बेस जिसको हम बोलते हैं, जिस काम के अंदर स्किल्स चाहिए हो हमें, जैसे कि फोटोग्राफी हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, पेंटिंग हो गया, इनफैक्ट टेबल बनी हुई है, कारपेंटर हो गया, इसे पॉलिश करी है तो उसका पॉलिश वाला हो गया, कोई अच्छा मैकेनिक हो गया, जिसके अंदर स्किल्स है, लोगों के पास एक अलग स्किल्स हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, इनकी जो सबसे मेन जो प्रमोशन होती है, स्पेशली हमारी फोटोग्राफर लोगों की, वो होती है उनके काम को देख के। अगर आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया, लेट्स सपोज यू वर्क विद मी, मेरे साथ काम किया, तो जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आपने उसको जो भी चीज़ें आपने उसको प्रॉमिस करी कि आपको ये दूंगा, सपोज करो आपको फोटोज दूंगा, वीडियो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मैं फिर बोलूँगा गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू योर क्लाइंट। जितना प्रॉमिस किया है अपने क्लाइंट को, उससे कम तो बिल्कुल नहीं देना। जो आपने प्रॉमिस किया है हमेशा उसको कुछ एक्स्ट्रा दो, फ्री। या आपने फ़ोटो बोली, उसकी फ़ोटो करे, आपने बोला आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेंगी, सॉफ्ट कॉपी तो आपने दे दी, आपने उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री हार्ड कॉपी भी दे दी। वो सॉफ्ट कॉपी से कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सॉफ्ट कॉपी की तो उसने आपको पेमेंट करी है ऑलरेडी, वो उसका हक है। तो वो खुश होगा ना, वो खुश होगा जो आपने उसको एक एक्स्ट्रा, जो आपने उसको कुछ फ्री दिया है। और एक हैप्पी कस्टमर जो होगा, इट्स लाइक अ ट्री। एक ट्री देखा ना, पेड़ की टहनियाँ होती हैं, सो इट्स लाइक अ ट्री। एक हैप्पी कस्टमर होगा तो उसकी 10 टहनियाँ ऐसी होती हैं, तो वो आपको आगे से 10 रिकमेंडेशन करेगा। हाँ भी कोई फोटोग्राफर हो तो बताइए किससे कराया था, बोलेगा अरे मुकेश से कराया था। वो 10 में से 2 बंदे आपको पकड़ेंगे, आपको काम देंगे। तो ऐसे ही एक चेन है जो बढ़ती रहेगी। तो इसके अंदर जो हमारे जो आपका जो बिहेवियर है, योर पर्सनल रिलेशन है, आप अपने क्लाइंट को परेशान तो नहीं कर रहे, आप उसको वर्क देने में डिले तो नहीं कर रहे। कभी भी ये नहीं सोचना कि यार अरे क्लाइंट ही बेकार निकला और आ जाएगा आगे से। नो, आपका मेन टारगेट होना चाहिए हर एक क्लाइंट को आप खुश करो, मेक देम हैप्पी, ताकि वो आपको आगे से और बिजनेस मिले। सो दिस इज, और ज़्यादा बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आपका एग्जिस्टिंग और पुराने क्लाइंट से ही आएगा, रेफरेंस बेस्ड। अगर मेजर जो आपका काम है इस इंडस्ट्री के अंदर वो रेफरल बेस्ड है।
स्पेशली मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इवेंट्स और वेडिंग्स एंड ऑल की, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हमारा एक बार क्लाइंट बेस बन गया तो उनके थ्रू ही हमें आगे काम आता हाँ, जाएगा। वही क्लाइंट आगे आपको दूसरा देगा, फिर वो दूसरा आपको 4 क्लाइंट और देगा, तो एक नेटवर्क है जो बनता ही रहेगा। वो 10 क्लाइंट होंगे जो आपको वही पेड आपका 100 बन जाएगा। और उसके लिए आपको, अगर आपने सपोज करो अभी तूने मुझे बोल दिया, अगर तूने मुझे बढ़िया काम करके दिया ना, इफ आई एम योर क्लाइंट, तूने मुझे बढ़िया काम करके दिया, कोई मेरे से पूछेगा, मैं बोलूँगा हाँ भाई इससे करा ले, सही है। अगर बेकार काम करके दिया, कोई मेरे से पूछेगा ना, सपोज किसी ने मेरे से पूछा अभी कोई फोटोग्राफर बताइए, मैं उसको बताऊंगा नहीं, वो बोलूँगा किसी को भी कर ले, मुकेश को कभी मत रखियो भाई, वो बड़ा बेकार बंदा है, टाइम पे फोटो नहीं देता, मैं 4 गालियाँ और दूंगा। सो एक पॉजिटिव कस्टमर कैन गिव यू 10 मोर कस्टमर, बट अगर नेगेटिव फीडबैक होगा वो बहुत ज़्यादा उसको उल्टा और नेगेटिव करेगा, नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगा। भैया पॉजिटिव 2 दिलाएगा तो नेगेटिव 10 खा जाएगा, समझ लो। उसका रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, और लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है वहाँ से। अब सपोज करो मैं, ठीक है मैं खुश हूँ अभी, कोई चीज़ मेरी, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कुछ देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फ़ोन सर्विस हो गई, बैंक सर्विस हो गई, प्रोडक्ट हो गया, सर्विस से एक अलग चीज़ है, राइट। अगर मैं किसी सर्विस से खुश हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ आई एम हैप्पी आई एम फाइन, भाई मेरा नेटवर्क सही आ रहा है, मेरा फ़ोन मिल रहा है, मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ ठीक चल रही है। जिस दिन मेरा फ़ोन ख़राब होएगा ना या कुछ प्रॉब्लम होएगी, देन आई विल राइट। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग पॉजिटिव रिव्यूज़ कम लिखते हैं, नेगेटिव ज़रूर लिखेंगे। चाहे मैंने कोई रिव्यूज़ ना लिखा हो, मैं कभी रिव्यू नहीं लिखता, एग्जाम्पल मैं कभी रिव्यू नहीं लिखता, बट अगर कोई बेकार एक्सपीरियंस अगर कोई मुझे देगा ना, फिर मैं गुस्से में बोलूँगा यार अब उसका रिव्यू लिखूंगा मैं, इसका मैं गूगल पर रिव्यू डालूंगा, इसका मैं फेसबुक पर रिव्यू डालूंगा, इसने बेकार किया 1 स्टार दूंगा। 5 स्टार आपने ज़िंदगी में 4 बार दिए होंगे, बट 1 स्टार के लिए आप मेहनत करोगे। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द क्लाइंट्स आल्सो। सो यू शुड ऑलवेज डू योर बेस्ट टू सेटिस्फाई योर क्लाइंट्स। तो सर अभी इसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन रिलेटेड, जैसे कि हमने काम तो देना है, फॉर एग्जांपल हमने हमारे स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया, काम आने लगा है, बट वहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ होगी वो तो प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि क्लाइंट कॉल भी करेगा, बट वहाँ पे प्रेजेंटेशन एक ऐसा ट्रैप है जहाँ से डिसाइड होता है कि क्लाइंट हमारे पास में आएगा कि ना आएगा, भले हमारे पास में कितनी भी स्किल्स हो, क्योंकि कोई भी हमारे फेस को या फिर डायरेक्टली तो मतलब 5 मिनट में तो जज नहीं कर सकता है ना। तो प्रेजेंटेशन रिलेटेड आपके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं क्लाइंट से तब किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए हमें? मतलब किस टाइप का काम दिखाने जा रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल वेडिंग्स का ले सर। अगर आप वेडिंग का दिखाने जा रहे हो तो आज की डेट में तो सबसे पहले तो आपने एक मेक वन क्लीन PDF, एक PDF फाइल भेजो जिसके अंदर आपने अपने बारे में लिखा हो, एक छोटा सा 1 पेज अपने बारे में लिखा हो, आई एम दिस एंड दैट, आपका इंट्रोडक्शन हो, आपका जो भी आपका प्रोफाइल है, एक छोटा सा प्रोफाइल हो गया आपके पास। उसके बाद उसके अंदर आपके 20-25 आपके शॉर्ट्स हों वेडिंग के। उसके बाद आप थोड़ा बहुत उसको और वर्सटाइल दिखाने के लिए अगर आपने कुछ आर्ट वर्क किया हुआ है, अगर आपने फैशन में किया है, फूड में किया है, तो थोड़े बहुत आप शॉर्ट वो भी दिखा सकते हो। और 80% ऑफ द शॉट्स आप वही रखो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जो आपके 80% ऑफ द शॉट हैं वो आप वही रखो जो आपके जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करो। वेडिंग्स के लिए कर रहे हो तो मेक श्योर 80% ऑफ द शॉट्स यू शुड कीप फॉर वेडिंग एंड 20% शो योर अदर थिंग आल्सो। मतलब हमारे पास में अगर हम 4-5 कैटेगरी का अलग अलग काम कर रहे हैं तो सबके पोर्टफोलियो अलग अलग बनाने चाहिए, सबके अलग अलग बनाने चाहिए। फैशन का पोर्टफोलियो बनाए तो उसके अंदर 80% फैशन का काम हाँ, और 20% अलग हो। ऐसा ना हो कि एक ही पोर्टफोलियो, खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, मिक्स टॉपिंग वाला पिज्जा नहीं चाहिए हमें कि एक ही पोर्टफोलियो बना दिया, कोई भी इंक्वायरी आई तो उसी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेडिंग का पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए, फैशन का अलग, फूड का अलग। अगर फूड एंड प्रोडक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर 80-85% काम फूड का होना चाहिए और 10-15% अलग होना चाहिए, अलग जॉनर का। ओके। और ऐसा नहीं होना चाहिए आप काम दिखा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो वेडिंग के लिए और काम भेज रहे हो स्ट्रीट का। और वर्सेटाइल पोर्टफोलियो होना इट्स गुड, बट ऑलवेज शो जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो। और उसके अलावा आपका आज की डेट में अगर हम वो देखा जाए कि आपके सोशल मीडिया का आप लिंक भेज सकते हो। सपोज करो अगर आप वेडिंग के अंदर कर रहे हो तो आपने इंस्टाग्राम पे कोई प्रोफाइल बनाया हो, शेयर योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक ऑल्सो, कीप इट एक्टिव। सोशल मीडिया के अंदर आज की डेट में मैं बोलूँगा एक्टिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टुडेज जनरेशन, इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई दुनिया कनेक्टेड है।
तो सर अभी आपका फोटोग्राफी करियर में मतलब मेन मोटिव क्या है? जैसे कि आज के टाइम पे अगर हर किसी का कोई ड्रीम होता है कि मुझे ये करना है, तो फोटोग्राफर्स के अंदर ना ये मेन चीज़ थोड़ी मतलब मेरे हिसाब से कम रहती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे सिर्फ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है। तो एक टाइम के बाद समझो वो बन भी गया, तो उसके बाद में जस्ट लाइक इसके ऊपर क्या करें, ठीक है? तो फोटोग्राफी में या फिर फोटोग्राफी रिलेटेड कोई भी करियर हो तो उसमें मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि जहाँ पे जाके हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि हाँ। देखो मेन मोटिव तो यही होना चाहिए कि अपना काम बेस्ट करो, कि आपका जो काम है कि उसको आर्टिस्ट हो, स्पेशली आर्टिस्ट वाला काम है, तो मेरे हिसाब से तो यही है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यही है कि आपके अगर काम को वाव फैक्टर मिलता है देन यू आर द बेस्ट। अब सपोज करो कोई एक्टर है, अगर वो एक आर्टिस्ट है, अब अगर किसी एक्टर को ऑस्कर मिल रहा है तो उस एक्टर के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, नाउ ही इज़ गेटिंग एन ऑस्कर। मैं ये कह रहा था कि जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोगों को सही नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे विल जस्ट बाय अ कैमरा, राइट, अपने फ्रेंड से सीख लिया, यूट्यूब पे सीख लिया। नो यूट्यूब एक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट आज की डेट में देखा जाए तो यूट्यूब पे गंद मच गया है। जिसको भी चाहिए वो यूट्यूब पे कुछ भी डाल सकता है, वीडियो बनानी है और आपने डाल देना है, और कई लोगों को लगता है ये सच है। ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट है वो सच हो, कोई वेरीफाइड थोड़ी ना है, कोई चेक थोड़ी ना कर रहा है उसको। अब मैंने डाल दिया भाई, अब मैं यूट्यूब पे डाल दूँ कोई एप्पल फ़ोन है, मैं बोल दूँ ये बेकार फ़ोन है, ठीक है, चलता सही है, मैंने अपना, वो मेरा अपना व्यू पॉइंट है, ओपिनियन, वो मेरा अपना ओपिनियन है। किसी को आता भी नहीं है, सम पीपल डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट एंड दे आर बिकमिंग टेक गुरुज ऑफ दैट सब्जेक्ट। उसका घर का राजा है, उसका चैनल है, वो जो मर्जी करे भाई। इसका बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ये लोग वहीं से सीखते हैं। सीखें बट गलत सीख रहे हैं ना बहुत सारे लोग। नाउ मैनी पीपल हैव रॉन्ग नॉलेज, और उनका माइंडसेट भी उसी तरीके से हो जाता है कि यही सही है। वही अगर आपका टीचर, अगर आपका जिससे आप सीख रहे हो, और एक जने से थोड़ी ना सीख रहे हैं। अब यूट्यूब पे किसी ने लिखा हाउ टू डू एनी टाइप ऑफ फोटोग्राफी, हाउ टू डू भाई लैंडस्केप फोटोग्राफी, अब उसके अंदर आपके 10 जने मिलेंगे सिखाने वाले, जिसमें से 4 कुछ और बोल रहे हैं और 6 कुछ और बोल रहे हैं। अब उसने 4-5 वीडियो देख ली, उसको 10 वीडियो और मिल जाएंगी जो अलग ही चीज़ बोल रहे हैं, तीसरी चौथी चीज़ बोल रहे हैं, राइट। सो दे आर नॉट गेटिंग एनी फिक्स आंसर, उनको यही नहीं पता सही क्या तरीका है इसमें से। कोई बोलेगा लैंडस्केप करनी है ट्राइपॉड के साथ करो, कोई बोलेगा बिना ट्राइपॉड के करो, कोई बोलेगा एंटी फिल्टर लगाओ, कोई बोलेगा एंटी फिल्टर ना लगाओ, कोई बोलेगा होया का अच्छा है, कोई बोलेगा हाइडा का अच्छा है। जिसको जो पैसे दे रहा है या जिसके पास जो है वो वही बोल रहा है, बट यू डोंट हैव फुल नॉलेज। सो गलत नॉलेज होना नॉलेज ना होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है कई बार। क्यों? आपके पास गलत नॉलेज है, आप बेस ही गलत है आपका। तो मेन चीज़ तो यही है कि प्रैक्टिस करनी है, बट प्रैक्टिस भी इसीलिए करोगे जब आपके पास सही नॉलेज होगी। तो हैविंग अ गुड नॉलेज ऑल्सो इज प्लेज गुड रोल एंड गुड इम्पोर्टेंस, कि आप सही चीज़ हो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और सबसे मेन चीज़ तो प्रैक्टिस ही है वैसे। सो एट द एंड थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आप हमारे ऑडियंस के सामने आए और आपका जो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है या फिर एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, इसलिए तो अगर आप कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को कह सकते हो। बस थैंक यू वेरी मच। मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी आप कर रहे हो लाइफ में उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसको बेस्ट करो, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। और जितना भी करना है आपने काम, नेवर वर्क फॉर, डोंट बी टू मच ग्रीडी। मेन चीज़ आपने यही बननी है कि सबसे पहले आप आर्टिस्ट बनाओ, जो आपका काम है उसको बेस्ट करो सबसे पहले। तो जो आपका काम है वो उसमें एक वाव फैक्टर लेके, और जो आपका काम देखें तो देन पीपल शुड से वाह, वो आपका काम एक छाप छोड़ना चाहिए माइंड पे। सो योर वर्क शुड स्पीक बेसिकली इन सिंपल टर्म्स, जो आपका काम है वो बोलना चाहिए।